हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवा ड्रूविंस। आज हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट में टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट 2, जिसमें हम लोग जानेंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में, जिसके दो हिस्से हैं, माइक्रो और मैक्रो एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट और टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट हम लोग पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, तो अगेन बिजनेस एनवायरनमेंट का एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन या बेसिक सा मतलब कि ये कलेक्शन ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, एंटिटीज और फैक्टर्स होता है दैट मे और मे नॉट बी अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। या तो वो ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में होते हैं या तो नहीं होते, और उन सबकी एक पूरा फ्रेमवर्क कह सकते हो, कलेक्शन कह सकते हो, उसको हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट कह सकते हैं, जो बिजनेस की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को, ग्रोथ को और इवन सर्वाइवल को। तो कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में सबसे पहले आता है बिजनेस एनवायरनमेंट में इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जिसमें माइक्रो और मैक्रो एनवायरनमेंट आता है। ओके, तो जानते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में। ये वो पार्ट है बिजनेस एनवायरनमेंट का दैट कंप्राइजेस ऑफ आउटसाइड एलिमेंट्स और फोर्सेस दैट अफेक्ट द बिजनेस ऑपरेशंस। मतलब वो चीजें जो बिजनेस ऑपरेशन को बाहर से अफेक्ट करती हैं, उनको हम लोग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहते हैं। फिर इसमें दिया हुआ है कि एज अ बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव इन आइसोलेशन, क्योंकि बिजनेस जो है उसको हम अकेले नहीं सर्वाइव करा सकते, इन द सेंस कि उसको हमेशा लोगों की जरूरत है, उनके स्टेक होल्डर्स की जरूरत है, चाहे वो कस्टमर्स हो, गवर्नमेंट हो, चाहे वो सप्लायर्स हो, ठीक है, इन्वेस्टर्स हो। तो इसीलिए इसीलिए बोला गया है कि इट हैज टू रिएक्ट एंड एक्ट इफेक्टिवली। तो इसीलिए उसको अच्छे से रिएक्ट करना होता है, सो दैट कोई भी बिजनेस है इट शुड कीप गोइंग, और इसके लिए उसको हमेशा एक नाइस रिएक्शन देना होता है। ओके, फिर इसमें बोला गया है कि इसीलिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की कैपेबिलिटी होती है ऑफ इन्फ्लुएंसिंग इंटरनल ऑपरेशंस। इसीलिए इंटरनल ऑपरेशंस को अफेक्ट करने की लिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो होता है वो हमेशा आगे रहता है। एंड इसमें बताया गया है कि ये वो एलिमेंट्स, देखो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या एक्सटर्नल फैक्टर्स हम लोग कह सकते हैं, ये वो फैक्टर्स होते हैं जो कंपनी को बाहर से अफेक्ट करते हैं। ठीक है, कंपटीशन हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गया, ये सारी चीजें इसी में ही आती हैं। फिर आता है टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जिसमें सबसे पहला आता है माइक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट जैसे कि नेम उसका है, माइक्रो समथिंग दैट इज वेरी स्मॉल, इंडिविजुअल यूनिट की यहाँ पर बात होती है जब हम माइक्रो की बात करते हैं। तो इट कवर्स अ लिमिटेड एरिया एंड कंसिस्ट ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स जिनका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है कंपनी के ऑपरेशंस पे। ये इंडिकेट करता है इमीडिएट एम्बिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल वाला हिस्सा छोड़ करके जो बाहरी लोग हैं और वो कंपनी को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। जैसे कॉम्पेटिटर्स है तो कंपनी को डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे, उन्होंने अपना प्राइस अगर बढ़ा दिया है तो हमें उनसे फायदा हो जाएगा, वो हम लोग माइक्रो एनवायरनमेंट में लाते हैं। फिर आता है इसमें कौन कौन से फैक्टर्स या कौन कौन सी चीजें होती है जो माइक्रो एनवायरनमेंट का हिस्सा होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन, मीडिया, कस्टमर्स, सप्लायर्स, मार्केट, कॉम्पिटिटर्स और इंटरमीडियरीज, ये सब जो होते हैं ये माइक्रो एनवायरनमेंट का हिस्सा होते हैं। ठीक है, माइक्रो एनवायरनमेंट को हम लोग टास्क एनवायरनमेंट और ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट भी कहते हैं। अब कस्टमर, वो लोग जो कंपनी को पैसा पे करते हैं, ठीक है, सो दैट दे कैन बाय प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। फिर आते हैं सप्लायर्स जो इनको अफेक्ट करते हैं, जिसमें ये वो लोग होते हैं जो सब मतलब, अब जैसे कस्टमर्स है, कस्टमर्स की टेस्ट और प्रेफरेंसेस से बिजनेस को अफेक्ट होता है, कस्टमर की डिमांड से होता है, उनकी इनकम कैपेसिटी से होता है, उनकी एबिलिटी टू पे से होता है। फिर आता है सप्लायर्स। सप्लायर्स के लिए बोला गया है कि ये वो लोग होते हैं जो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, इक्विपमेंट, टूल्स और सर्विसेज सप्लाई करते हैं। सप्लायर कॉस्ट के स्ट्रक्चर को, कंपनी के कॉस्ट स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर सकते हैं विद देयर बार्गेनिंग पावर। अगर सप्लायर कहते हैं कि हम इनपुट महंगा बेचेंगे तो उससे बिजनेस को नुकसान हो सकता है, बिजनेस की कॉस्ट जो है वो हिल सकती है। फिर आता है मेरा मार्केट, ओवरऑल मतलब मार्केट कैसी है। अगर जैसे आप ये देखोगे कि जो हमारा ट्रेड पीरियड या फेस्टिव टाइम होता है उस टाइम पर मार्केट बहुत अच्छी होती है। ओके, शादी का पीरियड होता है वो वाला, मतलब सीजन टाइम होता है, फेस्टिवल्स होते हैं बहुत सारे। प्राइस सेंसिटिविटी, मार्केट मेच्योरिटी, डिमांड और सप्लाई फोर्सेस, ये सारी चीजें मार्केट को उस टाइम पर अफेक्ट करती हैं।
फिर बताया गया कॉम्पिटिटर्स जो कि राइवल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो मार्केट के लीडर्स या फॉलोअर्स उनको बोला गया है यहाँ पर। ये वो फर्म्स होते हैं जो बिजनेस एंटिटी दैट compete विद द बिजनेस एंटिटी मार्केट शेयर के लिए, रिसोर्सेज के लिए। अब सपोज करो कि हम अगर मैगी और yippee की बात करें तो हमारे कंपटीशन में, जस्ट बिकॉज की मैगी मतलब लोगों की प्रेफर, देखो yippee भी लोगों को पसंद आती होगी, सनफीस्ट yippee, लेकिन नूडल्स की बात अगर हम करें, लेकिन मैगी का एवरीवन नोज कि मैगी का जो मार्केट शेयर है वो ज्यादा है। ओके, इससे क्या हो रहा है कि ये एक लेवल ऑफ कंपटीशन है जो किसको अफेक्ट कर रहा है, एक प्रोडक्ट को अफेक्ट कर रहा है दूसरे प्रोडक्ट के बदले। फिर इसमें आता है इंटरमीडियरीज आते हैं, मिडिल मैन आते हैं जो मैन्युफैक्चर और कस्टमर के बीच का जो गैप होता है उसको कवर अप करते हैं, जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर्स हो गए, ऑनलाइन स्टोर्स हो गए, ये सब जो अमेजोन एंड ऑल है, ये सब क्या है, दिस विल बी कंसिडर्ड एज इंटरमीडियरीज, क्योंकि हम लोग यहाँ से एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम लोग सामान जो है वो खरीद रहे हैं। रिटेलर्स इंटरमीडियरीज का पार्ट होते हैं, जो आप अपनी छोटी छोटी डेली प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो आप सामान देते हो, वो कौन है, वो इंटरमीडियरीज ही तो है। ठीक है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हो गए ये, जैसे कि रिलायंस ट्रेंड्स हो गया, नहीं रिलायंस ट्रेंड्स के तो अपने प्रोडक्ट्स होते हैं। वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ स्मार्ट बाजार, जिसमें अलग अलग काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स, अलग अलग ब्रांड्स बेचते हैं, तो हम डायरेक्टली उस ब्रांड के प्रोड्यूसर के पास नहीं जा रहे हैं, हम लोग इनसे सामान ले रहे हैं, तो दीज विल बी कंसिडर्ड एज डिपार्टमेंटल स्टोर्स। ओके, फिर आते हैं ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज अ मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एम्प्लॉइज, जिनकी कैपेबिलिटी होती है कि वो बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मीडिया कम्स हियर, अगर एक पॉजिटिव इमेज है आपके कंपनी की, तो उससे आपका कस्टमर बेस इंक्रीज होगा, नेगेटिव कमेंट्स या फिर नेगेटिव रेप्यूटेशन आपकी कंपनी को बिल्कुल खत्म कर सकती है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है मेरा मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट जनरल फैक्टर्स लेता है जिसका ऑर्गेनाइजेशन पर जरा भी कंट्रोल नहीं होता है। ये वो पोर्शन है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का दैट इज प्योरली एक्सटर्नल टू द बिजनेस एंटिटी। अगर माइक्रो कुछ हद तक एक्सटर्नल कंसिडर किया जाता है, तो ये मैक्रो जो है वो प्योरली एक्सटर्नल कंसिडर किया जाता है। और फर्म की सक्सेस डिपेंड करती है कि कितना नाइसली कंपनी जो है वो ट्यून इन कर सकती है विद दिस डायनामिक मैक्रो एनवायरनमेंट। ओके, जिसमें एग्जाम्पल्स मतलब उसके अदर नेम्स दिए हुए हैं, जनरल एनवायरनमेंट या फिर रिमोट एनवायरनमेंट हम इसको कहते हैं। देयर आर द एग्जाम्पल्स गिवन, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल, सोशियो कल्चरल, डेमोग्राफिक, ग्लोबल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें सबसे पहला आता है डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन, जैसे रेस, एज, इनकम, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस एंड जेंडर ऑफ द जनरल। कोई भी आप स्पेसिफिक कंपनी है, आपकी किसी एक स्पेसिफिक एरिया में आपने उसको ओपन किया है, तो उस एरिया की पॉपुलेशन का जितना भी डिटेल्स होती हैं, जैसे उनका एज, रेस, इनकम, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, जेंडर, ये सारी चीजें उनके डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट का हिस्सा होती है। ओके, फैक्टर्स जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं दैट इज अ सेक्स रेशियो, मींस मेल फीमेल्स कितने, एजुकेशन अटेनमेंट, जो ज्यादा एजुकेटेड है दे विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स। फिर जियोग्राफिक शिफ्ट इन पॉपुलेशन की, पीपल जो है वो कहाँ से शिफ्ट हुए हैं, ग्रोथ रेट वहां का, एथनिक मिक्स वहां का, एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद होता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में बोला गया है दैट by changing of the technologies they affect the business also। ठीक है, जिसमें की एलिमेंट्स के नाम पर बोला जाए तो ऑटोमेशन इज देयर, ई कॉमर्स इज देयर एंड डिजिटल मीडिया इज देयर। ऑटोमेशन में यूज ऑफ रोबोट्स हो गया, रेपिटेटिव टास्क हो गया दैट इज फॉर्मली डन बाय ह्यूमन बींग्स। ठीक है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्स एंड ट्रक्स है दैट इज कैरीड आउट बाय बिग ऑटोमेटेड रोबोट्स इंस्टेड ऑफ ह्यूमन वर्कर्स। ठीक है, तो ये किसका हिस्सा होता है, ये हमारा टेक्नोलॉजी का हिस्सा हो जाता है। फिर इसके बाद इसमें दिया हुआ है दैट डिजिटल मीडिया की बात की गई है, डिजिटल मीडिया भी इसी का ही हिस्सा होता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का। दैट इज द ऑनलाइन चैनल्स जिसके थ्रू हम लोग कस्टमर के कांटेक्ट में आते हैं, जो कंपनीज होती है वो कस्टमर के कांटेक्ट में आती हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट वन इज गिवन इज सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट जिसमें मेरे लोगों की
सोसाइटल वैल्यूज, लाइफस्टाइल, कल्चर, सोशल कंसर्न्स, बिलीव्स, ट्रेडिशंस आता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिटरेसी, रोल ऑफ विमेन इन सोसाइटी, एथिकल स्टैंडर्ड्स, सोशल एटीट्यूड्स, ये सब हिस्सा होते हैं सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट का, जिसमें वी कैन से कि जैसे मान लो कि कुछ ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स है तो उनका जो लाइफस्टाइल है वो ऐसी कि दे हैव टू सेव द एनवायरमेंट। ठीक है, तो कंज्यूमर्स जो है अगर एनवायरमेंटल इश्यूज पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं तो ऑब्वियसली इससे बिजनेस पर अफेक्ट होगा कि वो इको फ्रेंडली प्रोडक्शन ही करें, और जो उनका ई वेस्ट है उसको थोड़ा सा, मतलब जो उनका वेस्ट है उसको थोड़ा सा सही से डिस्पोज ऑफ करें। ठीक है, फिर आता है पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट। तो पॉलिटिकल और लीगल एनवायरनमेंट क्या हमसे कहता है, दैट इज the environment is somewhat common to all firms and somewhat specific to individual firms also, जिसमें यहाँ पर बोला गया है कि ये जो एनवायरनमेंट है जिसमें गवर्नमेंट, लीगल एंड पॉलिटिकल कम। ठीक है, फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, लेवल ऑफ पॉलिटिकल मोरालिटी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, करप्शन, ब्यूरोक्रेसी, ये सारी चीजें जो होती है ये किसका हिस्सा होता है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का हिस्सा होता है। फिर इसी में ही हम लोग का लीगल एनवायरनमेंट भी आता है। लीगल एनवायरनमेंट जैसे कि कंज्यूमर लॉज जो बनते हैं, कंज्यूमर रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट लॉज जो बनते हैं, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज जो बनते हैं वो भी इसी का ही हिस्सा बनता है। फिर आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। Okay, economic environment that is related to money, that is related to tax rates, unemployment, interest rates, inflation, ये सारी चीजें हैं जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का हिस्सा होती है। अगर कभी भी सपोज करो कि देयर आर चेंजेस इन टैक्स, इंटरेस्ट रेट्स या फिर इन्फ्लेशन, तो उससे जो एग्रीगेट डिमांड है वो जरूर हाई या फिर लो हो जाती है। ये जो इकोनॉमिक कंडीशंस है, इकोनॉमिक सिस्टम, ग्लोबलाइजेशन है, मतलब ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं, इन्फ्लेशन है, इंटरेस्ट रेट्स है, इकोनॉमिक पॉलिसी हो गई जैसे कि मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, एक्जिम एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ये सब किसका हिस्सा होता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का हिस्सा होता है। ओके, तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड टिल हियर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, rest we'll be doing soon. You can also mention ki what subjects you want me to take, or in case you have understood this, please do like the video, do subscribe to my channel, and do share it with your friends as well as your best friends. Thank you.